विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम मनु के सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मनुस्मृति में राज्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन राज्य दर्शन की तुलना में भी मनुस्मृति को अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए अधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। मनुस्मृति में सामाजिक संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के दायित्वों आदि की विस्तार के साथ विवेचना की गई है। मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था के दो प्रमुख अंग हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। और यहाँ हम सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का विवेचन कर रहे हैं। मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा है और उन 4 वर्गों को वर्ण का नाम दिया गया है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में विद्यमान ये 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इन 4 वर्णों की स्थिति और इन 4 वर्णों के कर्तव्यों की विस्तृत विवेचना की गई है। ब्राह्मणों के कर्तव्य और समाज में उनकी स्थिति के संबंध में मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठ हैं तथा वे वेदों को धारण करने वाले हैं। अतः ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने के अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मनु ने ब्राह्मण वर्ग को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया है तथा उनसे अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की है। वेदों में निर्धारित आचार व्यवहार को धर्म की संज्ञा प्रदान करते हुए मनु ने ब्राह्मण को सदैव ही वेद सम्मत पवित्र व्यवहार को अपनाने का निर्देश दिया है। मनु ने चेतावनी दी है कि जो ब्राह्मण इस पवित्र व्यवहार से हट जाता है वह वस्तुतः ब्राह्मण नहीं रहता तथा वेद का फल प्राप्त नहीं करता। ब्राह्मण का कर्म है कि वह आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करे तथा अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराए। उसे क्षमता के अनुसार यज्ञ करना है। दान में प्राप्त पदार्थों से स्वयं अपना और परिवारजनों का भरण पोषण करना है और दान देना भी है। मनु ने ब्राह्मण के लिए संग्रह प्रवृत्ति का पूर्णतः निषेध किया है। सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए मनु इस बात पर बल देते हैं कि उसे अहम भाव से दूर रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि उसके व्यवहार में निरंकुशता या स्वेच्छाचारिता जन्म न ले। वर्ण व्यवस्था का दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, और क्षत्रियों के प्रमुख कर्तव्य हैं प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति नहीं रखना। इनमें सर्व प्रमुख दायित्व प्रजा रक्षण ही है। प्रजा रक्षण के अंतर्गत भी वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों का सर्वोच्च धर्म है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन करने के लिए उद्यत करे तथा अपराध प्रवृत्ति के लोगों को अपराध वृत्ति का त्याग करने के लिए उद्यत और बाध्य करे। क्षत्रियों को प्रजा रक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर मनु ने सामाजिक व्यवस्था में उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर बल दिया है कि क्षत्रियों को विषयों में आसक्ति नहीं रखनी है तथा उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है। तीसरा वर्ण है वैश्य। वैश्यों के कर्तव्य: राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का कार्य वैश्यों को करना है। मनु की व्यवस्था के अनुसार वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य हैं पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना व कृषि कार्य करना आदि। इस प्रकार कृषि कार्य और व्यापार दोनों ही बातें वैश्यों के कर्तव्यों में सम्मिलित है तथा उसे धार्मिक अनुष्ठान एवं अध्ययन कार्य के लिए भी प्रेरित किया गया है। और चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्रों के कर्तव्य भी मनु के द्वारा बताए गए हैं। शूद्र वर्ण का दायित्व समाज के शेष 3 वर्ण के व्यक्तियों की सेवा करना। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का अनिंदक रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्म बताया है। मनु का मत है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में प्रवृत्त रहना है। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान प्रदान किया है तथा चारों वर्णों में से केवल शूद्रों को ही वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं किया, वरन उनके द्वारा वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध माना है। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों को भिन्न भिन्न विशेषीकृत कार्य संपन्न करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन साथ ही चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना है। मनु के अनुसार इनमें से किसी एक वर्ण के बिना समाज व्यवस्था का चला पाना संभव नहीं है। किसी
वर्ण को समाज व्यवस्था में प्रदान की गई स्थिति मनु के अनुसार उस वर्ण द्वारा संपन्न किए जाने वाले कर्तव्यों के तुलनात्मक महत्व पर निर्भर है। मनु की यह सामाजिक व्यवस्था प्रसिद्ध यूनानी विद्वान प्लेटो के न्याय सिद्धांत से मिलती जुलती है। यद्यपि प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। मनु के ब्राह्मण की तुलना हम प्लेटो के दार्शनिक वर्ग से कर सकते हैं, क्षेत्रीय वर्ग की तुलना प्लेटो के सैनिक वर्ग से और वैश्य वर्ण की तुलना प्लेटो के उत्पादक वर्ग से कर सकते हैं। शूद्र वर्ण की तुलना प्लेटो की व्यवस्था में दासों से की जा सकती है। अंतर केवल यह है कि मनु शूद्र वर्ण को समाज व्यवस्था में ही स्थान देता है और प्लेटो समाज व्यवस्था से बाहर। प्लेटो और मनु की व्यवस्था में एक अंतर यह कि मनु प्लेटो की तरह शासन कार्य दार्शनिक वर्ग को नहीं सौंपता, वह इसे अपने योद्धा वर्ग क्षत्रियों को सौंपता है, जो ब्राह्मण के मस्तिष्क से शासन करेगा। मनु ने जिस समाज व्यवस्था और समाज व्यवस्था के अंतर्गत इन 4 वर्णों का उल्लेख किया है, उसमें उच्चता और निम्नता का आग्रह बहुत प्रखरता के साथ व्यक्त हुआ है। मनु ने अपनी समाज व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान तथा क्षत्रिय को द्वितीय सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण तथ्य है कि मनु ने ब्राह्मण और क्षत्रियों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे हैं और उनके लिए योग्यता एवं गुणवत्ता के उच्च मापदंड निर्धारित किए हैं। ब्राह्मण को सामाजिक जीवन का सर्वोच्च कार्य धर्म की रक्षा का कार्य सौंपा है और क्षत्रियों को प्रजारक्षण का कार्य सौंपा है। इसके साथ ही ब्राह्मणों से अपेक्षा की गई है कि वह अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को पूर्ण संयम में रखेंगे और त्याग का जीवन बिताएंगे। क्षत्रियों से अपेक्षा की गई है कि विषयों से आसक्ति नहीं रखेंगे और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने दायित्वों का भली भांति संपन्न करें और मनुस्मृति में अपेक्षित गुणवत्ता को अपनावे तो उन्हें प्रदान किए गए सम्मानपूर्ण स्थान पर आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। आपत्ति केवल यह है कि मनु ने जिस समाज व्यवस्था को संभवतः गुण कर्म पर आधारित व्यवस्था के रूप में अपनाने का निर्देश दिया था, कालांतर में उसका कुल और जन्म पर आधारित व्यवस्था का रूप ले लेना स्वाभाविक था और व्यवहार में ऐसा ही हुआ। मनु की व्यवस्था से असहमत व्यक्तियों की यह बात भी तथ्यपूर्ण है कि जब समाज व्यवस्था में प्रत्येक कार्य का अपना विशिष्ट महत्व है, तब वर्णों के प्रसंग में उच्चता और निम्नता के भाव को अपनाने का क्या औचित्य है। मनु के अनुसार इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था का उद्देश्य है सावयव समाज की रचना और सामाजिक एकता के भाव को जन्म देना। लेकिन जब वर्णों के बीच उच्चता और निम्नता के विचार को अपना लिया जाता है तो एकता का भाव जन्म नहीं लेता, वैमनस्य की दीवारें खड़ी हो जाती है। मनुस्मृति हिंदुओं के सामाजिक जीवन का सर्वोच्च शस्त्र रहा है और मनुस्मृति की धारणाओं को अपनाकर हिंदू समाज के तथाकथित उच्च वर्णों ने सदियों तक शूद्रों के प्रति घोर अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार किया है। तथाकथित उच्च वर्गों के इस व्यवहार ने शूद्रों को सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति से वंचित किया, हिंदू समाज को विभाजित किया, हिंदू समाज में गंभीर तनावों को जन्म दिया। हिंदू समाज और भारत राष्ट्र ने इस अविवेकपूर्ण दृष्टि और व्यवहार के कुपरिणाम भुगते हैं। शूद्रों के प्रति व्यवहार संबंधी मनु की समस्त धारणा न केवल प्रबल आलोचना की पात्र है वरन घोर निंदनीय भी है। इसलिए मनु के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों की आलोचना भी की जाती है। तो यहाँ संक्षेप में मनु के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।